जी, तो टॉपिक हमारा था कल का किडनीज़ एंड किडनी डिज़ीज़। तो इसमें हमने किडनी फंक्शन जो था उसका एक ओवरव्यू किया था, ठीक है? कि नॉर्मल फंक्शनिंग किडनी की क्या होती है। तो नॉर्मल फंक्शन तो बहुत शॉर्ट वर्ड्स में अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज़ द नॉर्मल फंक्शन ऑफ किडनी, तो आप इसको सिंपली कह सकते हैं यूरिन फॉर्मेशन, ठीक है? यूरिन फॉर्मेशन इज़ द फंक्शन ऑफ किडनी। कैसे होता है वो उसकी फिर आगे डिटेल्स हैं। तो वो डिटेल्स फिर हमने कल देखी थी कि किस तरीके से ये किडनीज़ जो है फ़िल्टर करते हैं, ग्लोमेरुलस के लेवल पर फ़िल्ट्रेशन होती है। जो ब्लड इसके अंदर आता है वो जब ग्लोमेरुलस में पहुँचता है, जो बोमेन्स कैप्सूल के अंदर जो कैपिलरीज़ का बंच होता है, जो टफ्ट होता है, उसके अंदर से जब वो सर्कुलेशन हो रही होती है, तो उस वक़्त ये डिसीज़न होता है कि कौन-सी चीज़ ब्लड में ज़रूरी है भेजी जानी वापस और कौन-सी चीज़ जो है वहाँ से फ़िल्टर करनी ज़रूरी है, ठीक है? तो वो फिर चीज़ें हमने कुछ डिस्कस की थी कि कौन-कौन सी चीज़ें हो सकती हैं जो फ़िल्टर हो जाती हैं और फिर फ़िल्टर होने के बाद भी एक चांस होता है, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल तक ये चांस होता है कि उन चीज़ों को जो बहुत ज़्यादा कंपल्सरी है, फॉर एग्ज़ाम्पल ग्लूकोज़ है, प्रोटीन है, अगर वो किसी तरीके से आ भी गई हैं तो उनको वापस भेज दिया जाए, ठीक है? फिर कुछ आयरन, सॉल्ट, इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह और दूसरी चीज़ें जो है अलॉन्ग विद वाटर, ये चीज़ें जो आगे मूव ऑन करती हैं और फिर लूपोफेनले से गुज़रती हैं, वहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस होता है, उसके बाद फिर प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में जाती हैं, वहाँ पर भी थोड़ा इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस होता है, वाटर बैलेंस होता है और अल्टीमेटली कलेक्टिंग डक्ट के अंदर चली जाती हैं और फिर पूरे जो नेफ्रॉन्स हैं, उनकी कलेक्टिंग डक्ट्स जो हैं वो पोर आउट हो जाती हैं पेल्विस में जाकर जो आके कंटिन्यू करती है यूरेटर के साथ, ठीक है? तो ये बातें हमने सारी पढ़ी थी और इसके बाद फिर हमने किडनी प्रॉब्लम्स यानी उसकी पैथोलॉजी थोड़ी-सी देखी थी कि किडनी प्रॉब्लम्स में बेसिकली कौन-कौन सी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम जो है किडनी की वो हमने देखी थी क्रोनिक किडनी डिज़ीज़। एक क्रोनिक किडनी डिज़ीज़ जो है उसके फिर हमने रिस्क फैक्टर्स देखे थे कौन-कौन से हो सकते हैं और उसके बाद फिर उसकी स्टेजेस जो हैं विद रिस्पेक्ट टू द नंबर ऑफ जीएफआर, ठीक है? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट से क्लासिफाई करके हम अकॉर्डिंगली देखते हैं कि स्टेज 1 टू 5 कौन-कौन सी स्टेज बन सकती हैं। ठीक है, इसके बाद फिर कौन-कौन से सुपर इम्पोजिंग फैक्टर्स हो सकते हैं या प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स हो सकते हैं किडनी डैमेज करने के, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है क्रोनिक किडनी डिजीज़ की तरफ जो है मूव करती हैं, तो उसमें से फिर हमने वो फैक्टर्स कुछ देखे थे और हर फैक्टर को फिर हमने थोड़ा-सा डिटेल में देखा था कि क क्या पीछे मैकेनिज़्म हो सकता है, अगर डायबिटीज़ कर रही है तो वो किस तरह कर रही है, हाई ब्लड प्रेशर किस तरह कर रहा है, ठीक है? डिफरेंट किडनी कंडीशंस जैसे ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस या नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, उसका क्या रोल हो सकता है? कुछ मेडिसिन्स हमने स्पेशली जो एनसेड है, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, उनको देखा था कि वो कर सकती हैं, इन्फेक्शंस हो सकती हैं, इंजरी हो सकती हैं, ठीक है? ये सारी चीज़ें हम कल करके आए थे। इसके बाद टॉपिक स्टार्ट हो रहा है एक क्रोनिक किडनी डिजीज़ के रेफरेंस से बेसिकली ये है, लेकिन इसमें जो आप पहली स्लाइड आप देखेंगे वो है स्लाइड नंबर 16 आई थिंक। जी। इनहेरिट जो किडनी के डिसऑर्डर्स हैं उनको हम डिवाइड करते हैं इनहेरिटेड किडनी डिसऑर्डर्स, कंजेनाइटल किडनी डिजीजेस एंड एक्वायर्ड किडनी डिजीजेस में, ठीक है? ये तीन बेसिक ग्रुप्स हैं किडनी डिसऑर्डर्स के। इनहेरिटेड किडनी डिसऑर्डर से मुराद ऐसे डिसऑर्डर्स हैं जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होते हैं और इनका ताल्लुक जेनेटिक्स के साथ होता है, ठीक है? जीन्स में कोई म्यूटेशंस होती हैं और उन म्यूटेशंस की वजह से वो जिस वक़्त नई जनरेशंस में जीन्स ट्रांसफ़र होते हैं, डीएनए ट्रांसफ़र होता है, तो वो वाले जीन जो किडनी की डिज़ीज़ेज़ के होते हैं, वो भी ट्रांसफ़र हो जाते हैं। ठीक है? पॉलीसिस्टिक किडनी डिज़ीज़ जो है, वो इसकी एक एग्ज़ाम्पल है। ये हमने कल इस चीज़ को देखा था। कंजेनाइटल किडनी डिज़ीज़ कंजेनाइटल से मुराद ऐसी डिज़ीज़ होती है जो बाय बर्थ हो, डिफेक्ट बाय बर्थ। ठीक है? कंजेनाइटल और इनहेरिटेड में थोड़ा-सा डिफ़रेंस है। कंजेनाइटल इनहेरिटेड जो है बाय बर्थ होना ज़रूरी नहीं है, मतलब ये अब जब हम बाय बर्थ कह रहे हैं तो हम कह रहे हैं डिजीज़ के सिम्पटम्स आ जाना, ठीक है? जो डिजीज़ के सिम्पटम्स हैं अगर वो बाय बर्थ किसी इंडिविजुअल के अंदर अपीयर हो जाएँ, बच्चा अभी पैदा हुआ है, इन्फेंट है, ठीक है? और न्यूबॉर्न है और उसके अंदर जो है डिजीज़ आ जाती है, दिस इज़ कंजेनाइटल। इनहेरिटेड जो है वो ज़रूरी नहीं है कि जैसे ही न्यूबॉर्न आया है उसके अंदर डिजीज़ के सिम्पटम भी अपीयर हो जाएँ, ये ज़रूरी नहीं है। इसकी अगर आपने एग्ज़ाम्पल समझनी हो तो डायबिटीज़ को समझ लें, ठीक है? डायबिटीज़ मेलाइटस जो है ये इनहेरिटेड डिसऑर्डर है, ठीक है? इसके जीन्स होते हैं और वो जीन्स पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होते हैं। अब ये ज़रूरी नहीं है कि न्यूबॉर्न के अंदर डायबिटीज़ आ जाए, डायबिटीज़ मेलाइटस की बात मैं कर रहा हूँ। वो डायबिटीज़ मेलाइटस जो है वो न्यूबॉर्न में आ जाए, ये ज़रूरी नहीं है। डिज़ीज़ इनहेरिटेड है।
ठीक है। अब हो सकता है कि वो 30 ईयर्स में, 40 ईयर्स में, यूजुअली जो है ना 40 प्लस ईयर्स में जाके ये एक्सप्रेशन होता है इन जीन्स का। तो इनहेरिटेड तो है लेकिन कंजेनाइटल नहीं है। इसके मुकाबले में कंजेनाइटल वो है जो बाय बर्थ न्यू बोर्न के अंदर सिम्टम्स अपीयर हो जाते हैं। तो ये आपने जेहन में रखना, इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है और अमूमन स्टूडेंट जो है ना इसको कंफ्यूज करके एक ही समझ लेते हैं। देन थर्ड टाइप इज एक्वायर्ड किडनी डिजीज। एक्वायर्ड किडनी डिजीज वो डिजीज है जिसका ताल्लुक जो है वो जीन्स के साथ नहीं है, ठीक है, और वो इनहेरिटेड भी नहीं है और वो कंजेनाइटल भी नहीं है, ठीक है, वो किसी और वजह से वो उसको उसके सिम्टम्स अपीयर हो रहे हैं। इसकी अगर आपने मिसाल समझनी हो तो हैवी मेटल पॉइजनिंग समझ लें, ठीक है। एक बंदा किसी ऐसे इन्वायरमेंट में रह रहा है कि जहाँ पर पोल्यूशन है और वो पोल्यूशन जो है ना वो किसी भी लेवल पे अगर हैवी मेटल्स को ट्रांसफर कर रही है बॉडी के अंदर, तो वो हैवी मेटल्स बॉडी में जाने के बाद नेफ्रॉन्स में सेटल होती हैं और नेफ्रॉन्स को फिर डैमेज करती हैं, ठीक है। तो ये एक्वायर्ड की एग्जांपल है। नेक्स्ट स्लाइड। इनहेरिटेड किडनी डिसऑर्डर्स। पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, ये मैंने आपको भी बताया कि ये जो पीकेडी या पीसीकेडी भी इसको कहते हैं, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, दिस इज अ टाइप ऑफ इनहेरिटेड किडनी डिसऑर्डर। जेनेटिक डिसऑर्डर मार्क्ड बाय द ग्रोथ ऑफ न्यूमरस सिस्ट इन द किडनी, ठीक है। तो कल बड़ी तफसील से इस पे हम बात कर चुके हुए हैं, तो मैं आगे जा रहा हूँ नेक्स्ट स्लाइड पे। Medical professionals, next slide. Medical professionals describe two major inherited forms of polycystic kidney disease: autosomal dominant PKD, autosomal recessive PKD। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन था कि ऑटोसोमल या ये जो दूसरा यहाँ पे नाम तो नहीं लिया हुआ, इसके मुकाबले में ऑटोसोमल के अगेंस्ट होता है सेक्स लिंक्ड, ठीक है, एक्स लिंक्ड या वाई लिंक्ड। तो ये दो हम क्लासेस करते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर्स की। तो वो अब आपको अच्छा जी, आवाज़ आ रही है? ठीक है। कितनी देर से ख़राब हुई है? ठीक है। तो पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ जो है उसको हम 2 क्लासेस में डिवाइड करते हैं, ऑटोसोमल डोमिनेंट पीकेडी और ऑटोसोमल रिसेसिव, ठीक है? तो अब जो ऑटोसोमल है इसका क्या मतलब है? ये आपको समझाने के लिए जो अगली स्लाइड है ना, ज़रा इस पे आप थोड़ा-सा फ़ोकस करें। यहाँ पर ऑटोसोमल रिसेसिव को समझाया गया, तो डोमिनेंट मैं इसी के अंदर आपको समझा दूँगा। सबसे पहले तो ये समझें कि ऑटोसोमल से मुराद क्या है। जब हम जेनेटिक डिजीजेस को क्लासिफाई करते हैं तो हम ऑन द बेसिस ऑफ क्रोमोसोम्स उनको डिवाइड करते हैं, ठीक है। आप किस तरीके से डिवाइड करते हैं इसके लिए आपके बैकग्राउंड में ये इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ये आइडिया होना चाहिए कि जो किसी भी ऑर्गेनिज्म, यहाँ पे चूंकि हम ह्यूमंस की बात कर रहे हैं तो हम ह्यूमन ही की एग्जांपल लेंगे। ह्यूमंस के अंदर टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होते हैं? 46 होते हैं, ठीक है। जब हम उनको सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स में डिवाइड करते हैं तो चूंकि 2 क्रोमोसोम्स का एक पेयर होता है, तो टोटल 46 होते हैं, तो टोटल 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। ये वो चीज़ है जो आप एफएससी में पढ़ के आ रहे हैं। इससे अगली बात भी आप पढ़ के आ रहे हैं कि वो जो टोटल 23 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स या पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, उनमें से 22 सेट्स जो होते हैं ना वो एक दूसरे से मिलते जुलते होते हैं, उन्हें हम ऑटोसोम्स कहते हैं, ठीक है। और एक सेट जो होता है ना, रिमेनिंग 23rd सेट ऑफ क्रोमोसोम, वो उनसे डिफरेंट होता है। अच्छा जी, मैं डायरेक्शन चेंज कर सकता हूँ यहाँ पे, आप बताएं, क्लियर है? जी, आवाज़ क्लियर है? ठीक है, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ह्यूमन बीइंग्स में टोटल 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, टोटल नंबर। जब हम पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स की बात करते हैं तो चूंकि 2 क्रोमोसोम्स इज इक्वल टू 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, सो 46 क्रोमोसोम्स इज इक्वल टू 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। ये जो 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, इनमें से 22 क्रोमोसोम्स दे आर अलाइक, तकरीबन एक जैसे होते हैं, उन्हें हम ऑटोसोम्स कहते हैं, ठीक है। ये है इंपॉर्टेंट बात जो समझने वाली है कि जो 23 क्रोमोसोम्स के पेयर्स हैं उनमें से 22 आर अलाइक, दे आर कॉल्ड ऑटोसोम्स, एंड ओनली वन पेयर, द 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम, इट इज डिफरेंट, ये मुख्तलिफ होता है उनसे, ठीक है। दैट इज कॉल्ड सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है। अब ये जो सेक्स क्रोमोसोम होता है, इसके फीमेल और मेल अगर ह्यूमन में अगर देखेंगे तो इनकी कंपोजिशन डिफरेंट होती है। क्योंकि एक पेयर होता है, इसका मतलब ये है कि इसके अंदर 2 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो अगर ह्यूमन में मेल की बात करेंगे तो एक एक्स क्रोमोसोम होता है और दूसरा वाई क्रोमोसोम होता है। अगर फीमेल की बात करेंगे तो दोनों सेम होते हैं, एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। ये जो सेक्स क्रोमोसोम्स हैं इनको हम सेपरेट कर देते हैं। यहाँ हम बात कर रहे हैं ऑटोसोम्स की। तो ऑटोसोम्स जो रिमेनिंग 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं,
उनसे रिलेटेड अगर कोई जीन एबनॉर्मल हो जाए और उससे डिजीज हो तो फिर हम उसको कहते हैं ऑटोसोमल डिजीज। ठीक है, वो ऑटोसोमल डिजीज होगी। तो पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज जिसकी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं वो ऑटोसोमल डिजीज है। इसका मतलब ये है कि इसका ताल्लुक ऑटोसोम्स के साथ है, इसका ताल्लुक सेक्स क्रोमोसोम्स के साथ नहीं है, यानी एक्स और वाई क्रोमोसोम्स के साथ नहीं है। ठीक है, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पर आप स्लाइड में देखें, आपको थोड़ी सी टेक्स्ट लिखी हुई है, उसमें देखें ऑटोसोम्स नॉन सेक्स क्रोमोसोम्स, यानी एक्स और वाई के अलावा जो क्रोमोसोम्स है दे आर ऑल ऑटोसोम्स। तो यहाँ पर हम ऑटोसोमल रिसेसिव इनहेरिटेंस को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स दे आर कॉज्ड बाय जीन्स फाउंड ऑन द नॉन सेक्स क्रोमोसोम्स। तो जो भी एक्स और वाई क्रोमोसोम के अलावा जीन्स दूसरे क्रोमोसोम्स यानी ऑटोसोम्स के ऊपर पाए जाते हैं, उन सब को हम ऑटोसोमल जीन्स कहते हैं। और अगर उनमें कोई डिसऑर्डर हो जाए तो हम उनको ऑटोसोमल डिसऑर्डर कहते हैं। और इन जीन्स की ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, ये जो इनहेरिटेंस होती है इसको हम ऑटोसोमल इनहेरिटेंस कहते हैं। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? ठीक है। अब ये जो ऑटोसोमल इनहेरिटेंस है, इसके अंदर अगर कोई डिजीज इन्वॉल्व हो रही है, ठीक है, तो वो डिजीज दो तरीकों से हो सकती है। या तो वो ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज होगी या फिर ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज होगी। ठीक है। तो ये जो ऊपर आप पढ़ के आ रहे हैं कि पिछली स्लाइड में ऑटो ये जो पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज है इसकी दो टाइप्स हो सकती हैं। ऑटोसोमल डोमिनेंट भी हो सकती है और ऑटोसोमल रिसेसिव भी हो सकती है। तो ये जो रिसेसिव और डोमिनेंट है इसको समझने के लिए आप ये चीज़ ध्यान में रखें